नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। अतीक के दो बेटे जनाजे में पहुंचे हैं और ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता भी कब्रिस्तान आ सकती है, ये भी सोर्सेज से खबर मिल रही है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो बाल सुधार गृह में अतीक के दोनों बेटे रखे गए थे, ये दोनों नाबालिग हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही इनको बाल सुधार गृह में रखा गया था। उनको अब इस जनाजे में शामिल होने के लिए और सुपुर्दे खाक जब अतीक और अशरफ को किया जाएगा, उस दौरान वहां पर उनकी मौजूदगी के लिए अब कसारी मसारी के इस कब्रिस्तान में लाया जा रहा है और थोड़ी ही देर में ये इन दोनों माफिया ब्रदर्स को दफना दिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। लगभग 2 घंटे का वक्त पूरी प्रक्रिया में इसमें लगता है और ये दोनों नाबालिग बेटे, एक का नाम महजम है, एक का नाम एवम है, जिसको बाल सुधार गृह से लाया गया है क्योंकि उसके पिता अतीक अहमद को मौत के घाट कल कॉल्विन अस्पताल के सामने उतार दिया गया। और इस हत्याकांड के बाद से ही लगातार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी रहा। फिलहाल कब्रिस्तान में दोनों शव वाहन भी आ चुके हैं और दोनों के शवों को प्रक्रिया के तहत पहले नहलाया जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी इस्लामिक रीति रिवाजों के हिसाब से। उसके लिए परिजन वहां पर पहुंचे हैं, साथ ही इन नाबालिग बेटों को भी बाल सुधार गृह से लाया गया है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। पहली तस्वीर देख रहे हैं आप उस वाहन के जरिए जब इन दोनों अतीक के नाबालिग बेटों को लाया जा रहा था, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में काले रंग के कपड़ों में आपको नजर आ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर ये कब्रिस्तान की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अतीक और अशरफ दोनों की कब्र को खोद दिया गया है और दोनों की कब्रों को एक साथ खोदा गया है और इसी में उनको दफन किया जाएगा और कुछ देर बाद उनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। पूरे इस्लामिक रीति रिवाजों के हिसाब से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। वहां पर कई लोग पहुंच रहे हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल होंगे क्योंकि एक आखिरी जनाजा होगा वो अतीक और अशरफ का, इन दोनों माफिया ब्रदर्स का, और उसके बाद उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। इन दोनों माफिया ब्रदर्स का दी एंड तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये एंड हुआ है उस पर सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं। तो अब इन दोनों को पोस्टमार्टम के बाद यहां कसारी मसारी के कब्रिस्तान में लाया गया और परिजनों का भी पहुंचने का वहां पर सिलसिला लगातार जारी है और अतीक के इन दोनों नाबालिग बेटों को भी इस कब्रिस्तान में लाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही इन दोनों लड़कों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था और इनको बाल सुधार गृह में रखा था क्योंकि कहीं ना कहीं अतीक के पूरे गुट पर, अतीक के पूरे परिवार पर साजिश रचने का यह आरोप था कि उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची, उसको मौत के घाट उतार दिया। उसका फरार बेटा असद, जिसको एनकाउंटर में मार गिराया गया है, इसी कब्रिस्तान में असद को भी दफनाया गया था और इसी कब्रिस्तान में आज अतीक और अशरफ को भी दफनाया जाएगा, सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। तो अंतिम संस्कार के लिए ये दोनों बेटे भी वहां पहुंच चुके हैं और अतीक के जो 2 बड़े बेटे हैं वो जेल में ऑलरेडी बंद है और ये वो 2 बेटे हैं जो बाल सुधार गृह में जिनको पुलिस ने रखा था, उनको पुलिस अब इस कब्रिस्तान में लेकर आई है और थोड़ा वक्त और है और फिर इन माफिया ब्रदर्स को दफना दिया जाएगा और आज इनका चैप्टर एक तरह से देखा जाए तो क्लोज हो जाएगा। प्रयागराज रेड अलर्ट पर है। इस हत्याकांड के बाद से ही प्रयागराज में लगातार पुलिस की तरफ से गश्त की जा रही थी, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा था। पुलिस की भारी संख्या में तैनाती सिर्फ इसलिए कर दी गई थी ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, माहौल कोई भी खराब ना कर पाए। तो उसको लेकर लगातार निर्देशों का दौर भी जारी था और लखनऊ में बैठकों का दौर भी जारी है कि पुलिस कस्टडी में भले ही वो अपराधी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है तो वो अपने आप में तमाम सवाल खड़े करने लगती है। जिन्होंने हत्या की है उन तीनों आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, उनको कोर्ट में पेश किया गया था तो कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। जब उनसे पूछा गया, कल रात से जब उनको पकड़ के पुलिस ने रखा था और उनसे पूछताछ की जा रही थी तो उन्होंने बताया था कि छोटे मोटे शूटर्स बन के नहीं रहना चाहते थे, एक बड़ा माफिया बनना चाहते थे, यूपी का डॉन बनना चाहते थे। सिर्फ नाम कमाने के लिए उन्होंने अतीक और अशरफ
को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जो बातें उन्होंने बताई, क्या वो बातें सच है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, या फिर ये एक पूरी साजिश है? जो साजिश को रचा गया है, इसके पीछे किसी और का भी हाथ है। इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, जिसे जिगाना पिस्टल कहा जाता है, जो इंडिया में ना तो मिलती है ना बनती है और यहाँ उसका इस्तेमाल करने पर बैन है, जो टर्की में बनाई जाती है, कैसे वो तुर्की से इंडिया लाई गई? इलीगल तरीके से इन शूटर्स के पास कैसे वो पहुंची? इतनी महंगी पिस्टल जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए होती है और अगर इलीगल वे में उसे लाया जाए तो 7 से 8 लाख रुपए में मिलती है। किस तरह से इन शूटर्स के पास उस पिस्टल को पहुंचाया गया? एक ऐसी पिस्टल जिससे अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया। अपने आप में ये कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये साजिश यूं ही नहीं की गई। 48 घंटे तक ये तीनों आरोपी प्रयागराज में मौजूद थे। 48 घंटे तक वो वहां पर मौजूद थे, साजिश रची और उसको मुकम्मल भी किया। श्यामजीत तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। श्याम, अभी क्या चल रहा है वहां पर? अपडेट दीजिए जरा। देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल की अगर बात की जाए तो कब्रिस्तान के बाहर अब लोग पुलिस से उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अंदर दाखिल होना चाहते हैं और पुलिस ने उनको रोक दिया है। तमाम ये वैसे लोग हैं जिनके लिए देश में कभी न कभी किसी न किसी वक्त पर कुछ किया है, कोई मदद की है। ये लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे, उनको मिट्टी देना चाहते थे, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड न होने की वजह से उनको गेट पर रोक दिया गया और अब ये जबरदस्ती अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस से उनकी रोक भी हुई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस बड़े पैमाने पर तैनात है और ऐसा कोई भी शख्स जिसके पास आधार कार्ड या उसकी पहचान को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कई राउंड की चेकिंग होने के बाद लोगों को अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। वही बात की जाए अंदर गए लोगों में, तो इनमें आपको बता दें कि अतीक के ससुर और अतीक के मेरे भाई के साथ साथ जो अशरफ की बेटी और बेटा अंदर गए हैं। उसके अलावा जो अतीक का साड़ू है, उसके 2 बेटे भी अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो उसके परिवार से कहीं न कहीं दूर दराज से ताल्लुक रखते हैं, वो अंदर जा चुके हैं। साथ ही साथ उसके मिलने वाले तमाम लोग जो कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और जो दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, उसको पुरदेखा करने की जो प्रक्रिया है, उसमें वो लोग शरीक होना चाहते हैं। लेकिन कुछ और लोग अंदर जाना चाहते हैं और इस पूरे प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं और वो अंतिम विदाई कहीं न कहीं अतीक अहमद और अशरफ को देना चाहते हैं। ऐसे में इनको जब गेट में रोका गया तो वो जबरन अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें बाहर रोक रखा है। जी, अतीक के परिवार से कौन कौन लोग वहां पर मौजूद है श्याम? अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को वहां पर लाया गया है, क्या शाइस्ता भी वहां पहुंच सकती है? इससे जुड़ी भी कोई अपडेट है? देखिए, अतीक की अगर परिवार की बात की जाए तो अतीक के परिवार से कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। शाइस्ता के आने की अंदेशा जताया जा रहा था, जिसके चलते जो भी बुरका नक्शी अंदर गई है उनके चेहरे से बुरका हटाने के बाद और उनके आधार कार्ड से उनकी शक्ल को मिलान करने के बाद उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया। वही बात की जाए उनके नाबालिग बेटों की, तो उनको भी इस पूरे प्रोसेस में शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि जो 2 बेटे दिख रहे हैं तस्वीरों में, वो उसके साड़ू के बेटे हैं, जिसको कि पुलिस ने तस्दीक किया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अतीक के परिवार से कोई भी शख्स इस पूरे प्रोसेस में शामिल नहीं हुआ है। अतीक के ससुर और उसके मेरे भाई जरूर इसमें शामिल हुए हैं और वो जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, जो इस्लामिक रीति रिवाज से संपन्न कराई जानी है, वो इसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि जो उसके ससुर है उसने ही बॉडी को हैंडओवर लिया है और उसके बाद उनको ये बॉडी यहाँ पर हैंडओवर कर दी गई है और जो ये प्रोसेस है अंतिम संस्कार का, उसे शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें दोनों के शवों को नहलाने के लिए भेज दिया गया है और नहलाने के बाद उन्हें कफन में लपेटा जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें आपको बता दें नमाज जो होती है उसको करने के बाद उन्हें उनकी जो कब्र है उनमें दफनाने की जो कार्रवाई है वो संपन्न कराई जाएगी और इस दौरान जो तमाम उनके चाहने वाले लोग हैं वो उनकी कब्र पर मिट्टी डालने का काम करेंगे। जी बिल्कुल श्याम, इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन क्योंकि ये अतीक है और ये अशरफ है और ये केवल एक नाम नहीं है, ये माफिया ब्रदर्स रहे हैं प्रयागराज के, जिनका दी एंड हो चुका है और इनका दी एंड जिस तरीके से हुआ वो अपने आप में तमाम तरीके के सवाल अब उठाता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ लापरवाही पर, पुलिस की सुरक्षा को लेकर, पर इसलिए भी कि जिन पिस्टल का इस्तेमाल किया गया इंडिया में ना बनती है, ना इंडिया में उनको इस्तेमाल करने की इजाजत है, बैंड है। कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े उठ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सबसे पहला सवाल जो आपने उठाया बेहद गंभीर सवाल हो जाता है कि पुलिस की हिरासत में किसी शख्स का मर्डर हो जाना, एक शख्स ने 2 शख्स जो सगे भाइयों की पुलिस के हिरासत में हत्या कर दिया जाना, वो भी तब जब उन्हें पहले साबरमती से प्रयागराज लाया गया और प्रयागराज में कोर्ट से उनकी कस्टडी पुलिस को दी और ऐसे में मेडिकल कराने के दौरान उनकी हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया जाना।
बेहद गंभीर है और निश्चित तौर पर इस पूरी वारदात को लेकर के जो विपक्ष है उसने फिलहाल भी सरकार को घेरने का काम किया है और आगे आने वाले समय में भी सरकार को घेरने का काम करेगी कि इस तरीके से कैसे हो सकता है कि पहले सवाल उठाए जा रहे थे उमेश पाल की हत्या को लेकर के। जब उस वारदात को अंजाम दिया गया तो कहा गया कि जब पुलिस की गारद उसके साथ मौजूद थी, पुलिस के 2 सिपाही उसके साथ मौजूद थे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, तब किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया गया, ये पूरा लापरवाही पूर्वक रवैया मौजूदा सरकार का बताया गया। और इसके बाद जब अतीक और अशरफ को गन डाउन कर दिया गया, उनकी हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया, तो निश्चित तौर पर सरकार के इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं। वही सरकार ने निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके का उपद्रव न होने पाए और उसके बाद जो प्रोसेस अपनाया जाना है वो प्रोसेस अपनाया जाए। चाहे जांच की बात की जाए, चाहे सख्ती की बात की जाए, पूरी सख्ती बरती जा रही है और जांच भी पूरे मामले की कराई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बात गन की गई, इनके पास से भी प्रतिबंधित जो असलहे को बरामद हुए, ऐसे असलहे बरामद हुए जो भारत में नहीं बनते हैं। वही आपको बता दें कि जब असद के साथ इनकाउंटर हुआ था मुठभेड़ का, तो उसके पास से भी ब्रिटिश बुलडॉग रिवाल्वर और वाल्थर रिवाल्वर बरामद हुई थी जो कि भारत में नहीं बनती है। वही आपको बता दें कि जो अतीक अहमद है उसने पुलिस की पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया था कि उसके असलहे कहीं न कहीं पाकिस्तान से आते हैं, जो कि वाया पंजाब होकर के प्रयागराज पहुंचते हैं और उन असलहों के दम पर उसका पूरा साम्राज्य चलता है। बताया ये जा रहा है कि उसने पुलिस की पूछताछ में इस बात को भी स्वीकारा है कि उसके कनेक्शन ISI के लोगों से रहे हैं और उन्हीं की दम पर ये असलहे वहां से मंगाए जाते थे। वही दूसरी तरफ जब उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया तो हत्यारों के पास से जो असलहे बरामद हुए वो भी भारत में नहीं बनते हैं। तो एक कहीं ना कहीं इसको इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है, एक एंगल इसमें विवेचना का जांच का ये भी हो सकता है कि कहीं ये जो पूरा जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके पीछे कहीं ना कहीं जो हथियार माफिया है उनका तो हाथ नहीं है और ये जो हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोग हैं वो हथियार माफिया के हाथ की कठपुतली तो नहीं है। निश्चित तौर पर पुलिस को जब रिमांड मिलेगी इनकी तो डिटेल जांच को पाएगी, क्योंकि ये जो 3 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है वो अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं और अलग अलग जिलों से आकर के और इससे सातिराना अंदाज में गोलियों को चलाना और जिस तरीके से गोलियां चलाई गई वो निश्चित तौर पर ये बताता है कि ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो पहली बार गन पकड़ करके आ गए और उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। जिस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसको देख करके यही लगता है कि ये बेहद शातिर है और इन्हें गन चलाने की प्रैक्टिस बहुत पहले से है। तो ऐसे में किसी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ जहाँ गन माफिया का कनेक्शन सामने आ सकता है, दूसरी तरफ क्योंकि अतीक टूट चुका था और पुलिस के तमाम सवालों के जवाब दे रहा था, तमाम सवालों के जवाब उसने पुलिस को दिए थे और तमाम अहम खुलासे अभी और होने थे क्योंकि पुलिस के PCR का समय अभी बाकी था। और ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि तमाम सफेद पोस्ट लोग बिल्कुल। शाम, परिजनों में कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं वहां पर, एक बार फिर से आप दर्शकों को बताएं। चलिए शाम के साथ दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जो कसारी मसारी के कब्रिस्तान से सीधे सामने आ रही है, जहां पर अतीक और अशरफ दोनों की कब्र खोदी गई है और थोड़ी ही देर बाद उनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। अभी इस्लामिक प्रक्रिया के तहत उनको नहलाया जा रहा है और इसके बाद पूरी इस्लामिक रीति रिवाजों के तहत उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा और दोनों कब्र जो आमने सामने खोदी गई है वहां पर उनको दफन कर दिया जाएगा। अशरफ और अतीक दोनों के ही पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अशरफ की 2 बेटियां भी वहां पर पहुंची हैं, लेकिन लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि शाइस्ता परवीन पहुंच सकती है, लेकिन फिलहाल खबर जिस तरह से सामने आ रही है तो हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि अतीक के परिवार का कोई भी शख्स उसके इस अंतिम दौर में उसके साथ नहीं होगा, उसको मिट्टी देने के लिए वहां पर मौजूद नहीं होगा। अतीक अहमद सिर्फ एक नाम नहीं था, अतीक अहमद एक ऐसा शख्स था जिसने दहशत की दुनिया बनाई इलाहाबाद में। बाद में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया था बदलकर और इलाहाबाद से वो 5 बार का विधायक रहा। इलाहाबाद में वो सांसद भी रहा। अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपहरण, फिरौती जैसी अवैध तरीके से दूसरे की जमीन पर कब्जा करने जैसी फितरत उसकी हमेशा से बरकरार रही। चाहे वो जेल के अंदर बंद रहा तो वहां से भी उसने रंगदारी मांगने का वो काम, वो सिलसिला रुकने नहीं दिया, वो भी जारी रहा। उमेश पाल अपहरण केस को लेकर जो मुख्य गवाह था राजू पाल हत्या केस में, उस हत्याकांड केस में, उसको लेकर अतीक अहमद को हमेशा डर सताता रहा।
उमेश पाल का अपहरण कराया गया, उसको जेल में लाकर मारा पीटा गया, उसको अपने बयानों से पलटने को कहा गया, एक पैर पीछे रखने को कहा गया। लेकिन जब उमेश पाल नहीं माना और वो उस लड़ाई को लड़ता रहा तो अतीक अहमद ने उमेश पाल को ही मौत के घाट उतार दिया और सरे राह अतीक के बेटा असद और उसके साथ उन तमाम शूटर्स ने बमबाजी करते हुए और गोलीबारी करते हुए उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया। उमेश पाल अपहरण केस में उमेश पाल की मौत के बाद जब कोर्ट में पेशी हुई तो अतीक को ताउम्र जेल की सजा सुनाई गई और उसको साबरमती जेल फिर वापस भेज दिया गया। लेकिन उमेश पाल मर्डर केस में, इस हत्याकांड के केस में जब उसे प्रयागराज फिर वापस लाया गया पूछताछ के लिए और बरेली से अशरफ अहमद को लाया गया पूछताछ के लिए, तो इन दोनों माफिया ब्रदर्स से पूछताछ का सिलसिला जारी था। इनसे कई सवाल किए जा रहे थे उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भी, किस तरीके से उन्होंने अवैध तरीके से अपने साम्राज्य को बढ़ाया उसको लेकर भी। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार इसकी इस अवैध संपत्ति पर कार्रवाई का दौर जारी था, तो कई राज उगल रहा था अतीक अहमद, जिसमें उसने कई बड़े बड़े बयान दिए। जो अवैध हथियार उसके पास मौजूद थे वो कहां से उसके पास आए, उसने कहां छुपाए, वो तमाम बातें उसने बताई। तो पुलिस ने जाकर जब खोजबीन की तो वहां से अवैध हथियारों का वो जखीरा बरामद हुआ। उसके बाद उसको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और शनिवार रात 10:35 पर अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों ही गाड़ी से नीचे उतरते हैं, चल रहे होते हैं, कॉल्विन अस्पताल के सामने मीडिया से बातचीत कर रहे होते हैं, बाइट दे रहे होते हैं और उसी वक्त मीडिया कर्मियों के भेष में आए वो 3 शूटर्स उन पर फायर कर देते हैं। सबसे पहले अतीक अहमद पर फायर किया जाता है, उसके कान पर बंदूक रख के एकदम ब्लैंक आउट करके उसको शॉट किया जाता है और उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। तो अशरफ अहमद भी उसके साथ नीचे गिरता है और अशरफ अहमद पर भी गोलियां चलाई जाती है। पिस्टल भी ऐसी जो ना भारत में इस्तेमाल करना अलाउड है, ना भारत में बनती है। इलीगल वे में पाकिस्तान से भारत